गैर कांग्रेसवाद। अब विपक्ष के लिए तो यह मौका है कांग्रेस को सत्ता से हटाने का, कांग्रेस को सत्ता से हटाने का, क्योंकि एक सरकार का चयन क्यों होता है? जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए, और कांग्रेस जनता की उन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पा रही थी। इसीलिए इस समय में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया। और ये गैर कांग्रेसवाद का नारा देने वाले हैं कौन, जानते हैं आप सभी उनको? राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। यह सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती थी। विपक्षी दल जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उनके वोट बढ़ जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। हमारे देश में, आप सबको पता है, हमारे देश में जो चुनाव प्रणाली है उसमें क्या है? जो सबसे आगे वही जीते। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, जिसमें आप अपने विपक्षियों से अगर 2 वोट भी ज्यादा पा जाते हैं तो आप विजयी हो जाते हैं। तो भारत की विपक्षी पार्टियों ने इस बात को समझा, भारत की विपक्षी पार्टियों ने इस बात को समझा कि हम सबके वोट बढ़ जाने के कारण ही, हम सबके वोट बढ़ जाने के कारण ही कांग्रेस विजयी बन रही है। तो इस चीज को उन्होंने ध्यान में रखते हुए अपने सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया और इसे गैर कांग्रेसवाद के रूप में स्थापित किया। सुनिए आगे। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वे सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। आज ये आप बात समझ लीजिए कि वो परिस्थितियां ही ऐसी थी कि कांग्रेस उसमें कुछ नहीं कर सकती थी, कर सकती थी नहीं। आप स्वयं सोचो, करा जा सकता था नहीं। पर हाँ, विपक्ष भी सही कर रहा था। विपक्ष का तो काम है, विपक्ष का तो काम है जहां गलत वहां पक्ष की पोल खोलना। लेकिन आज के समय में अगर विपक्ष सरकार पर प्रश्न करता है तो विपक्ष को देशद्रोही बता दिया जाता है। आज के समय में तो अगर विपक्ष सरकार से प्रश्न करता है तो उसे देशद्रोही बता दिया जाता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये देखिए, पप्पू बता दिया जाता है। तो ये बात है सचिन, उन्हें पप्पू बता दिया जाता है। विपक्ष सवाल ना करे तो सही है, और अगर विपक्ष सवाल करता है तो वो सरासर गलत पप्पू है। चलिए बढ़िया, तो यही चीज। लेकिन वहां देखिए आप, वहां लोकतंत्र का कितना सम्मान था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने वहां लोकतंत्र का कितना सम्मान था कि लोकतंत्र रहना चाहिए, और लोकतंत्र में जितना पक्ष जरूरी है उतना ही विपक्ष जरूरी है। यहां कांग्रेस ने इन्हें कभी देशद्रोही तो नहीं बताया ना। देश की परिस्थितियां इतनी अनुकूल थी, तब भी इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया, तब भी इन्होंने कभी भी उन विपक्षी दलों को कभी देशद्रोही नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र है और सरकार की गलतियां उजागर करना विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है। तो राम मनोहर लोहिया जी अगर विपक्ष की गलतियां उजागर कर रहे थे तो वो अपना काम कर रहे थे, और पक्ष अगर अपनी सरकार को सही से चला नहीं पा रहा था तो वो उनकी गलती थी, वो उनकी गलती थी। तो इन्होंने सारे विपक्ष को एकजुट किया और कांग्रेस के खिलाफ उसे खड़ा किया, और देखिए उसका क्या परिणाम होता है। चुनाव का जनादेश, फिर जनता ने क्या आदेश सुनाया अपना इस चुनाव में, ये जान लेते हैं। आइए। व्यापक जन असंतोष और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इसी माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। ये पहली बार था कि कांग्रेस बिना पंडित जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस चुनाव में उतरी थी। पहली बार बिना नेहरू के वो चुनाव फेस कर रहे थे, पहली बार। कितना बड़ा उनके लिए असमंजस का माहौल था। वो नेता जिसने देश को चलाना प्रारंभ किया था, उसके अभाव में चुनाव में उतरी है कांग्रेस पार्टी।
देखते हैं क्या होता है। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, जिसे कोई भी राजनीतिक दावपेच अभी उतना नहीं आता। उसे नेतृत्व ही इसीलिए दिया गया है कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार चल सके। चलिए देखते हैं क्या होता है। चुनाव के परिणामों ने कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगाया। पहली बार कांग्रेस को ऐसा जनादेश मिला जिसने कांग्रेस की अपेक्षाओं को मटिया मेट कर दिया। कांग्रेस को भी पता चल गया कि अगर जनता की अपेक्षाओं पर हम खरे नहीं उतरेंगे तो हमें जनता तमाचा मारने में भी समय नहीं लगाएगी। और सच्चा लोकतंत्र यही है, सच्चा लोकतंत्र यही है, जहां अगर आपकी सरकार आपकी अपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं करती तो आप उसे उसकी औकात याद दिलाने में भी समय नहीं लगाते। यही है असली लोकतंत्र। लोकतंत्र का असली अर्थ ही यही है। आप इस बात को समझिए। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आप कभी लोकतंत्र को नहीं समझ पाएंगे। आगे सुनिए। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। इस चुनाव के परिणाम को क्या कहा गया? राजनीतिक भूकंप। इसे क्या कहा गया? राजनीतिक भूकंप। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। आगे सुनिए। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था, लेकिन उसको प्रांत मतों के प्रतिशत तथा प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था, लेकिन उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आ गई थी। लोकसभा में सरकार तो बन गई थी, लेकिन पहले जितनी सीटें मिलती थी, जितना बहुमत मिलता था, अपार बहुमत जिसे कहते हैं ना, वो अपार बहुमत नहीं मिला था। इस बार वो अपार बहुमत नहीं मिला था जैसा पहले मिलता था। अब वो बहुमत नहीं रह गया। समझ में आ गई? और बहुत सारे राज्यों में चुनाव हार गई थी कांग्रेस। बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई थी। आगे सुनिए। अब से पहले कांग्रेस को कभी ना तो इतने कम वोट मिले थे और ना ही इतनी कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र के एस.के. पाटिल, पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष और बिहार के भी सहाय जैसे राजनीतिक दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी थी। ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे जो वो भी चुनाव हार गए थे। क्यों? क्योंकि ये जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए थे। ये है असली लोकतंत्र। ये है असली लोकतंत्र, जहां अगर आप जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करते तो आपको हार सहनी पड़ेगी। ये है असली लोकतंत्र। अपोजिशन भी तो पहले से ज्यादा ताकतवर है। हाँ, तो यही चीज है ना। अपोजिशन ने भी अपने आप को संगठित किया। अभी तो यही तो चीज है ना। अगर आपको जीतना है तो आपको सही नीति का अनुसरण करना पड़ेगा। आप जब तक सही नीति नहीं बनाएंगे तब तक आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ होता तो कांग्रेस फिर जीत जाती। हाँ, उन्होंने चुनाव से पूर्व ही गठबंधन कर लिया और अपने बटे हुए वोट को एक जगह इकट्ठा कर लिया, जिससे कि वो कांग्रेस के विपक्ष में एक बड़ी ताकत बनके उभर सके। इसमें राम मनोहर लोहिया जी का बहुत बड़ा योगदान था और वो बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। समझ में बात? आगे सुनो। राजनीतिक बदलाव की यह नाटकीय स्थिति आपको राज्यों में और ज्यादा स्पष्ट नजर आएगी। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। ऐसे 7 राज्य थे जिनमें कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे। ये राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार नहीं बना सकी। मद्रास प्रांत, अब इसे तमिलनाडु कहा जाता है, में एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कासगम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कायम रही। आप सब जानते हो ना, जो केरल में नहीं पश्चिम आपके तमिलनाडु में जो सरकार बनी, अम्मा का नाम सुना है सबने? हाँ, जिसके जयललिता जी की पार्टी है ये वाली जो है डीएमके। आज उसे किस नाम से जाना? अरे उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? डीएमके। ठीक है।
समय डीएमके ने तमिलनाडु में अपने दम पर सरकार कायम करी। उस समय ये देख लीजिए, आप मानचित्र को देखिए, ये देखिए, ये वो राज्य है जिनमें कांग्रेस चुनाव नहीं जीती है। आपका राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तो प्रांत नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम, उस समय कहा जाता था दिल्ली से बैठो और हावड़ा तक, ये वो राज्य है जिनमें कांग्रेस की सरकार नहीं है। कांग्रेस मुक्त क्षेत्रों से जा रही है ट्रेन। समझ में आई बात? आगे सुनो। द्रविड़ मुन्नेत्र कासगम डीएमके हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। ये जो डीएमके थी, ये अपने क्षेत्र में पॉपुलर किस कारण से हुई? क्योंकि इसने हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। आप सबको पता होना चाहिए, उस समय हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने का विचार चल रहा था, लेकिन आपकी डीएमके ने, आपके इन राज्यों ने सिर्फ बड़े ही मुखर तरीके से हिंदी का विरोध किया। इन्होंने बड़े ही मुखर तरीके से हिंदी का विरोध किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया। और उसी का परिणाम था कि डीएमके अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा फेमस हो गई थी। हिंदी विरोधी भी थे। हाँ, हिंदी विरोधी ही थे, तभी ये इतने फेमस। हिंदी विरोधी आंदोलन में ही इन्होंने अपना पैर जमाया था। जैसे आपकी आम आदमी पार्टी ने अन्ना आंदोलन में अपना पैर जमाया ना, लोकपाल बिल लाओ, लोकपाल बिल लाओ में अपने आप को स्थापित किया ना, वैसे डीएमके ने कैसे अपने आप को स्थापित किया? हिंदी विरोधी आंदोलन, हिंदी विरोधी आंदोलन। हम सब एक दूसरे देश की भाषा सीखने को बड़े ही इच्छुक तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन अपने ही राष्ट्र की एक भाषा को नहीं सीखना चाहते। हमें दूसरों की गुलामी पसंद है, लेकिन अपने भाई के साथ हमें रहना पसंद नहीं। अपनी मौसी, अपनी चाची के साथ रहना हमें पसंद नहीं है, लेकिन हमें एक विदेशी के साथ रहना बहुत पसंद है। विदेशी के हम तलवे चाट सकते हैं, लेकिन अपने भाई के पांव हम नहीं दबा सकते। यह है हमारे देश की रीति। मैं ये बात आपको भाषा के संदर्भ में समझा रहा हूं। हम एक विदेशी व्यक्ति के मुख की भाषा, हाय कितनी प्यारी भाषा है, वो सीख लेंगे, लेकिन अपने भाई के साथ, प्रेम के साथ कभी नहीं रह सकते। यही कारण है कि भारत पे आए लोग और भारत को लूट के चले गए। यही कारण है, एकता नहीं है, हमें एकता नहीं है। महाराणा प्रताप के हारने का सबसे बड़ा कारण है तो उनके ही लोगों ने साथ नहीं दिया, उनका हिंदुओं ने ही साथ नहीं दिया, जिस कारण से वो हारे अकबर से। और अकबर का साथ किन्होंने दिया? हिंदुओं ने ही दिया। अगर वो हिंदू महाराणा प्रताप का साथ दे देते तो कभी भी मुगलिया सल्तनत भारत में कायम नहीं हो पाती। कोई भी बाहरी व्यक्ति भारत में कभी आ ही नहीं पाता। समझ में आई बात? हमारे आंतरिक कलेश ने ही हमें बर्बाद किया है। और आज भी अगर हम अपने आंतरिक कलेश को खत्म नहीं करेंगे, अगर आज भी हमने जातिवाद नहीं छोड़ा और धर्मवाद नहीं छोड़ा, तो फिर हम अपने देश को बर्बाद कर बैठेंगे। ये बात आप समझ लीजिए। हमारे देश की बर्बादी का कारण है आंतरिक कलेश, आंतरिक कलेश। समझ में आई बात? हम अंदरूनी तौर पर मरना पसंद करेंगे, लेकिन किसी से बाहर वाले से नहीं। हम अपने घर को तोड़ डालेंगे धूमधाम करके, लेकिन बाहर, अरे भैया आओ घुसो हमारे घर में, हमें लूटो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें लूट लो, हम आपको लूटे नहीं देंगे, लेकिन अपने भाई को हम हिस्सा नहीं देंगे। तू लेगा मेरा हिस्सा, तेरी खाच। अपने भाई को हम मार सकते हैं, लेकिन दूसरे के भाई को, दूसरा अगर कोई आएगा तो हम उससे मर जाएंगे। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, और इसी कारण हम गुलाम हुए हैं। यही कारण है, हम अपने भाई को हिस्सा नहीं दे सकते, लेकिन दूसरा आएगा तेता तमाचा मार के हमसे छीन लेगा, हम उसे दे देंगे और उसे समर्पित, अरे मालिक मान लिए हम आप हमारे मालिक हो। ये चीज हो जाती है हमारे देश में। आगे सुनो। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे, और डीएमके ने उनके इस विरोध का वो नेतृत्व प्रदान किया था। चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी। उस समय आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी गैर कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। लोग कांग्रेस को सत्तासीन देखने के अभ्यस्त थे और उनके लिए यह एक विचित्र अनुभव था। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया? मान लिया जाए? नहीं। क्यों?
बाकी जो बताया अभी उसका। पिक्चर बाकी है अभी। अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो अभी ट्रेलर अभी पिक्चर बाकी है। चलो देख